एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स पैंथियन के अंदर एक आइस माउंटेन के ऊपर खड़ा होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी पूरा हो गया है। मैक्स की स्वॉर्ड यानी कि हेलफायर मैक्स से बोलते हैं, माय लॉर्ड क्या हम वापस जा रहे हैं? मैक्स बोलता है हाँ। और फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लाइसेंस टेस्ट होता है। इस साल अवेकनोर की संख्या पिछले साल से 25% ज्यादा है, इसलिए अवेकनोर की संख्या बढ़ने के कारण सभी लोग लाइसेंस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इस साल बहुत सारे अवेकनोर ने इस लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, इसलिए एसोसिएशन ने इस टेस्ट के मेथड को बदल दिया है। और फिर हम एक सुपर कार को देखते हैं जो बहुत ही स्पीड से आ रही होती है। वो उस लाइसेंस टेस्ट हॉल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस सुपर कार को देखकर सभी रिपोर्टर बोलते हैं ये तो होंगमा क्लैन का लीडर ली है, चलो जाकर सभी लोग इनका इंटरव्यू लेते हैं। उस सुपर कार से ली और जिन बाहर आ जाते हैं। एक रिपोर्टर ली से बोलते हैं, मिस्टर ली आपके बगल में जो बंदा खड़ा है क्या ये वही बंदा है जिसे इस बार होंगमा क्लैन इस लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाने वाली है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार होंगमा क्लैन के इस लाइसेंस टेस्ट में क्या ग्रेड होगा? और तभी भीड़ में से एक रिपोर्टर चिल्ला के बोलता है 2 साल पहले होंगमा क्लैन ने लाइसेंस टेस्ट में चीटिंग की थी, इसलिए एसोसिएशन ने होंगमा क्लैन को लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 साल के लिए बैन कर दिया था। इसी कारण होंगमा क्लैन पिछले साल लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। 2 साल पहले आपने जिस धोखेबाज को पार्टिसिपेट करवाया था, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ली मन में सोचता है ये साले रिपोर्टर मेरे को एंटर गेट के ऊपर खड़ा रखकर ऐसे घटिया से सवाल पूछ रहे हैं। ली अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस रिपोर्टर से बोलता है 2 साल पहले लाइसेंस टेस्ट के अंदर जो हुआ था मुझे उसके लिए अफसोस है। आगे से वो रिपोर्टर बोलता है अफसोस शब्द आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ली उस रिपोर्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार होंगमा क्लैन इस लाइसेंस टेस्ट को पूरी ईमानदारी से देगा। ये बोलकर ली और जिन उस लाइसेंस टेस्ट हॉल के अंदर चले जाते हैं। और फिर वो दोनों लाइसेंस टेस्ट हॉल के अंदर आ जाते हैं। जिन ली से बोलते हैं आपको उन सभी रिपोर्टर को सबक सिखाना चाहिए था। ये सुनकर ली गुस्से से जिन का नाम लेता है तो ली को गुस्से में देखकर जिन बोलता है सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था। ली बोलता है ये काफी अच्छा है कि तुम इसे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन तुम ज्यादा एक्साइटेड मत होना। अगर तुम अपनी पावर को शो करते हो तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और तभी उन दोनों के पीछे सियोल क्लैन का लीडर हुआंगजुन आ जाता है। वो ली से बोलता है मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेसब्र हूँ, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है? ली अपने पीछे मुड़कर देखकर बोलता है तुम तो सियोल क्लैन के लीडर हुआंगजुन हो। हुआंगजुन बोलता है काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। ली हुआंगजुन से बोलता है आखिर तुमने ऐसे कैसे बेस बना रखा है, तुम तो एक गोरिल्ला की तरह दिख रहे हो। हुआंगजुन बोलता है मुझे उन सभी रिपोर्टर से बचने के लिए ऐसा बेस बनाना पड़ा, मुझे कुछ लोगों की तरह कैमरे के सामने फेक एक्टिंग करने से नफरत है। ये बोलकर हुआंगजुन जिन की तरफ देखता है और उसके ऑरा को फील करते हुए बोलता है इसका ऑरा एकदम स्टेबल है, भले इसका ऑरा बहुत ज्यादा है लेकिन वो ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, वो अच्छे से रिफाइंड है, इसलिए मुझे मानना पड़ेगा ली तुमने इस बार काफी अच्छा किया है। हुआंगजुन को जिन को इस तरह से घूरते हुए देखकर ली उसके आगे आते हुए हुआंगजुन से बोलता है अभी लाइसेंस टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुमने इसे घूर घूर के देखना स्टार्ट भी कर दिया है। हुआंगजुन स्माइल करते हुए बोलता है मैं होप करता हूँ कि तुम ये समझ गए होगे कि मुझे इस बात की चिंता है कि तुम पिछले साल की तरह इस लाइसेंस टेस्ट में चीटिंग नहीं करोगे, क्योंकि इसे फिर हम सभी को भुगतना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार ऐसा नहीं करोगे। ली बोलता है ऑफकोर्स तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ली और जिन जैसे ही हुआंगजुन से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, जिन ली से बोलता है आखिर उस बुड्ढे की मुझे इस तरह से गंदी नजर से देखने की हिम्मत कैसे हुई, वो तो बहुत ज्यादा कमीना है। ली बोलता है जिन मुझे पता है कि तुम्हें कैसे फील हो रहा है, लेकिन तुम्हारा टारगेट वो नहीं है, तुम अपना पूरा फोकस लाइसेंस टेस्ट के ऊपर रखो। और तभी उन लोगों के सामने जिम्मी आ रही होती है। जिम्मी जिन के बगल से निकलकर आगे चली जाती है। जिम्मी को देखकर जिन बोलता है तो ये है जिम्मी जो सियोल क्लैन से इस लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है, और सियोल क्लैन ने अपने सारे रिसोर्सेज इस पे लगाए हैं, फिर भी ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर ली जिन से बोलता है जिन वो स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं ये कोई जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात ये है कि सियोल क्लैन ने अपने सारे एफर्ट और अपने सारे रिसोर्सेज इस पे लगाए हैं। जिन बोलते हैं क्या सच में? तो फिर उसे कुचलने में एक अलग ही मजा आएगा। और फिर हम हुआंगजुन को देखते हैं जो उन दोनों को देखते हो मन में सोचता है पता नहीं इस बार कौन सी ट्रिक को खेलने वाले हैं, लेकिन जो भी हो ये जिम्मी के ऊपर काम नहीं करेगा। और तभी उसे वहाँ पर बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होता है, जिसे फील करती उसकी फटके 4 हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि हमारे हीरो मैक्स का होता है। मैक्स हुआंगजुन के बगल से निकलकर आगे चला जाता है। जिम्मी हुआंगजुन के पास जाकर उसे बुलाती है। हुआंगजुन जिम्मी से बोलता है जिम्मी तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर जिम्मी हैरानी से बोलती है क्या? और फिर जिम्मी बोलती है अच्छा तो आप होंगमा क्लैन की बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में चिंता मत करो, जैसा कि आपने कहा था मेरा ग्रेड उनसे कम नहीं आएगा। हुआंगजुन बोलते हैं नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हुआंगजुन मैक्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो फोन पे चानहो से बात कर रहा होता
होता है। चानहो मैक्स से बोलता है मुझे माफ करना, मुझे वहाँ पर आना चाहिए था लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं आ पाया। मैक्स बोलता है कोई बात नहीं, और तुमने मुझे जो कपड़े दिए मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर चानहो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उन कपड़ों को यूज नहीं करता हूँ और टेस्ट के दौरान तुम्हें न्यू इक्विपमेंट मिल ही जाएंगे। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि लाइसेंस टेस्ट एग्जाम 30 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जितने भी पार्टिसिपेंट है तुम्हें जो इक्विपमेंट दिए गए उन सभी को पहनकर टेस्ट हॉल 3 के अंदर इकट्ठा हो जाओ। इस अनाउंसमेंट को सुनकर चानहो मैक्स से बोलता है ये लाइसेंस टेस्ट बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तुम जल्दी से वहाँ पर चले जाओ, तुम लेट मत हो जाना और ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मुझे कॉल करना। मैक्स बोलते हैं ठीक है। इसके बाद मैक्स एक वेंडिंग मशीन जैसी मशीन के पास आ जाता है जहाँ पर उसे उसके इक्विपमेंट मिल जाएंगे। उस मशीन के ऊपर ये लिखा होता है कि आखिर उसे इक्विपमेंट कैसे मिलेंगे। उस मशीन के अंदर अपना फिंगरप्रिंट लगाना होता है तो नीचे एक बॉक्स आ जाएगा और उस बॉक्स के अंदर सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे। मैक्स उसे पढ़कर अपना फिंगर उस मशीन के अंदर लगा देता है तो उस मशीन के नीचे एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर मैक्स के सारे इक्विपमेंट होती है। मैक्स उस बॉक्स के अंदर अपने इक्विपमेंट को देखकर बोलता है क्या तुम लोग इसे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हो, ये तो एक कागज की तरह है। और फिर हम टेस्ट हॉल 3 को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे अवेकनर होते हैं और वहाँ पर वो ओल्ड मैन भी होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है 100 से भी ज्यादा कंप्लेन कॉल और लेटर भेजने के बाद फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे उस डिवाइस से मेरी पावर को जज करने की, खास तौर पर वो कमीना जिसने मेरे कीमती सर को टच किया था। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और तभी फिर से उसके गंजे सिर के ऊपर कोई हाथ रख देता है। वो ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है माँ की आंख, ऐसा करने की आखिर किसकी हिम्मत हुई है। और हम देखते हैं कि ये जिन होता है। जिन उस ओल्ड मैन से बोलता है ओए अंडे जैसी शक्ल वाले मेरे रास्ते से हट जा। जिन को देखकर उस ओल्ड मैन की फटके 4 हो जाती है। वो ओल्ड मैन मन में सोचता है लगता है मुझे इस लाइसेंस टेस्ट को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जिसने उस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहन लिया होता है और उसका नंबर 104 होता है। मैक्स बोलता है फाइनली अब ये स्टार्ट होने वाला है। और मैक्स के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई लोग फाइनली इतने सालों के बाद मैंने न्यू एपिसोड अपलोड कर दिया और 10-12 दिन और वेट कर लो। इसके बाद मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगा और हर रोज का एपिसोड अपलोड कर दिया करूंगा। तो अब जल्दी से इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है कि 30 मिनट के बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सभी अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के टेस्ट हॉल 3 के अंदर आ जाओ। ये सुनकर मैक्स एक वेंडिंग मशीन जैसे डिवाइस के पास आ जाता है और वहाँ से मैक्स को उसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल जाती है। और फिर मैक्स उन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहन लेता है और मैक्स का नंबर 104 होता है। और लास्ट में मैक्स स्माइल करते हुए बोलते हैं फाइनली अब ये स्टार्ट होने वाला है। और फिर हम टेस्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स, जिम्मी और जिन और सारे के सारे अवेकनर आए होते हैं। और तभी उस हॉल में लाइट ग्लो करती है जिसे देखकर वहाँ पर सारे के सारे अवेकनर हैरानी से बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर हम एक हाथ को देखते हैं जो माइक को चेक कर रहा होता है कि ये माइक ठीक है या फिर नहीं। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं। वो बंदा सभी अवेकनर से बोलता है मुझे आप सभी लोगों से मिलकर खुशी हो रही है और मैं तुम्हारे इस लाइसेंस टेस्ट का सुपरवाइजर हूँ और मैं तुम सभी को इस लाइसेंस टेस्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। ऑर्गेनाइजर ने इस बार इस लाइसेंस टेस्ट के 3 फ्लोर तैयार किए हैं। हर फ्लोर की सीनरी अलग अलग होगी और उसे क्लियर करने के लिए आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर एक अवेकनर बोलता है क्या 3 फ्लोर, आखिर ये क्या बकवास है। दूसरा बोलता है मैं पहली बार लाइसेंस टेस्ट को 3 फ्लोर में बांटते हुए देख रहा हूँ। और तभी एक अवेकनर अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें वेपन कब प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सुनकर सुपरवाइजर उसे बताता है इस लाइसेंस टेस्ट में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले उन सभी को कोई भी वेपन नहीं दिया जाएगा। और तुम लोगों ने जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रखा है इसके अलावा तुम और कोई भी चीज इस लाइसेंस टेस्ट में नहीं लेकर जा सकते हो। ये सुनकर वहाँ पर सभी अवेकनर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम हमसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम इस लाइसेंस टेस्ट में बिना वेपन के फाइट करेंगे। और तभी वहाँ पर एक AI बोट आ जाता है। वो उन सभी से बोलते हैं मुझे आप सभी लोगों से मिलकर खुशी हो रही है और मैं एक AI बोट हूँ और मैं आपको आगे बढ़ने में हेल्प करूंगा। तो हमारे लाइसेंस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर के टॉपिक का नाम है अनुकूलन। आपको इसमें ये दिखाना है कि आप अपनी ट्रू एबिलिटी को कितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे वो जलाकर राख कर देने वाला दिन हो या फिर जमा देने वाली ठंडी रात। एक हंटर की ट्रू वैल्यू उसके इक्विपमेंट नहीं बल्कि उसके शरीर से निकलने वाला ऑरा होता है। दूसरे शब्दों में बताऊं तो आपके शरीर की स्ट्रेंथ। आपको इस लाइसेंस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर में बस ये दिखाना है कि आप कितनी अच्छी तरीके से अनुकूलित रहते हो और फाइट करते हैं। और अगर अब तुम लोगों का कोई भी सवाल नहीं है तो मैं इस पोर्टल को ओपन करने वाला हूँ। ये बोलकर वो AI एक पोर्टल को ओपन कर देता है। सुपरवाइजर सभी अवेकनर से बोलता है अब तुम सभी लोग बारी बारी करके इस लाइसेंस टेस्ट में एंटर कर सकते हो। इसके बाद हम लाइसेंस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर रेन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे अवेकनर टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वो अवेकनर बोलते हैं आखिर ये क्या बदतमीजी है, मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। एक अवेकनर चिल्ला के गाली देते हुए बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही मर जाऊंगा।
और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर इस लाइसेंस टेस्ट के अंदर जितने भी बंदों ने पार्टिसिपेट किया होता है वो सभी लोग उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलते हैं इस साल लाइसेंस टेस्ट में जितने भी बंदों ने पार्टिसिपेट किया उनका लेवल बहुत ज्यादा कम है और ये टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये बोलकर वो जिम्मी की तरफ देखते हुए बोलता है सियोल क्लैन द्वारा जिस लड़की ने इस लाइसेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया देखो वो अभी भी कितनी ज्यादा शांत है। और फिर हम जिम्मी को देखते हैं। जिम्मी मन में सोच रही होती है मुझे अपने माइंड को शांत करना होगा और मुझे अपनी कम से कम एनर्जी का यूज करना होगा। ये देखकर सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन मन में सोचता है जिम्मी काफी अच्छा कर रही है। वहाँ पर कंट्रोल रूम वाले बंदे आगे बात करते हैं जिम्मी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जिन से ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है होंगमा क्लैन ने इस बार काफी अच्छी तैयारी की और मैं इसे देखने के लिए इसका इंतजार कर रहा हूँ। और फिर हम जिन को देखते हैं। जिन मन में सोच रहा होता है सीरम का असर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिन को देखकर ली मन में सोचता है सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन जिन को देखकर जरूर निराश हो रहा होगा क्योंकि वो जिम्मी से काफी अच्छा है। ये सोचकर ली जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सियोल क्लैन का लीडर सच में बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। सियोल क्लैन के लीडर हुआंग जुन को इतना ज्यादा हैरान देखकर ली मन में सोचता है मुझे पता है जिन जिम्मी से काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन इससे ये इतना ज्यादा भी हैरान नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन और किसी को नहीं बल्कि मैक्स को देखकर इतना हैरान हो रहा होता है। वहाँ पर कंट्रोल रूम वाले बंदे आपस में बात करते हैं आखिर ये लड़का कौन है, ये काफी ज्यादा शांत लग रहा है। इनकी बातें सुनकर ली जैसे ही सामने देखते हैं तो वो भी मैक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मैक्स को देखकर कंट्रोल रूम वाले बंदे आपस में बात करते हैं इस लड़के को तो अभी तक एक बूंद भी पसीना नहीं आया और इसका ऑरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अब ये मत बोलना कि इसने अपने ऑरा को हाइड कर रखा है कि इसकी ऑरा की टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स कंज्यूमेबल गार्डियन ब्लड को पी लेता है। सिस्टम मैक्स को बताता है कंज्यूमेबल गार्डियन ब्लड को एक्टिवेट किया गया और इसका असर 46 घंटे 52 मिनट और 48 सेकंड तक रहेगा। इस कंज्यूमेबल गार्डियन ब्लड को पीने के बाद मैक्स किसी भी तरह की बीमारी या फिर एनवायरमेंट फैक्टर से फ्री हो जाएगा, यानी कि मैक्स को सर्दी या फिर गर्मी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैक्स मन में सोचता है मैंने कंज्यूमर गार्डियन ब्लड को पी लिया, मुझे इस बात की खुशी है लेकिन ये इस टेस्ट के रूल के खिलाफ है। अगर किसी को ये बात पता चलती है तो मुझे इस टेस्ट से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी ये तब तक ठीक है। वो सारे अवेकनर जहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे वो सारे के सारे अभी भी वहीं पे खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता आखिर ये टेस्ट कब स्टार्ट होने वाला है, मैं तो यहीं पे मर जाऊंगा। और तभी उनके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो ग्लो करने लगता है और उनके सामने वही एआई बोट आ जाता है। वो एआई बोट बोलता है सभी पार्टिसिपेंट ने इस टेस्ट में एंटर कर लिया है और तुम्हें इस फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने के लिए 20 स्वैम्प और को हंट करना होगा। ये सुनकर मैक्स एक स्माइल देता है और वहाँ से बहुत ही स्पीड से उन स्वैम्प और को किल करने के लिए निकल जाता है। मैक्स को देखकर बाकी के अवेकनर भी भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम एक अवेकनर को देखते हैं जो भाग रहा होता है लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से जाकर लग जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। वो उस पत्थर को गालियां निकाल ही रहा होता है लेकिन तभी उसकी नजर सामने एक छोटे से झरने पे पड़ती है। वो उस छोटे से झरने को देखकर वो अवेकनर बोलता है ये तो पानी है, फाइनली अब मैं जिंदा रह सकता हूँ। ये बोलकर वो उस छोटे से पानी के झरने को टच करता है लेकिन वो जैसे उस पानी के झरने को टच करता है वो पानी का झरना उसे पकड़ लेता है और आसमान में उठा लेता है। और हम देखते हैं कि वो छोटा सा पानी का झरना नहीं होता बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है वो एक चिपचिपा कीड़ा है और वो ज्यादातर दलदल में रहता है और वो अपने पानी जैसे दिखने वाले बलगम से अपने शिकार को पकड़ लेता है। वो चिपचिपा कीड़ा उस अवेकनर को पूरी तरह से निकल जाता है और तभी वहाँ पर एआई की अनाउंसमेंट होती है कि पार्टिसिपेंट 94 इस टेस्ट से एलिमिनेट हो गया है, एनर्जी प्रोटेक्टर स्टार्ट हो गया है। ये अनाउंसमेंट जैसी होती है उस चिपचिपे कीड़े का मुंह फूलने लगता है और उस कीड़े का मुंह ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से वही अवेकनर बाहर आ जाता है जिसके ऊपर एनर्जी प्रोटेक्टिव शील्ड होती है और उससे उस अवेकनर को कोई भी डैमेज नहीं होता। और ये एनर्जी प्रोटेक्टिव शील्ड तब तक रहेगी जब तक कोई रेस्क्यू टीम वाले बंदे आकर इसे बचा नहीं लेते। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स भागते हुए एक जगह पर आ जाता है। मैक्स बोलता है ये वो जगह नहीं है जहाँ पर मैं आना चाहता था। ये बोलकर मैक्स और भी स्पीड से वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। और फिर हम कुछ टाइम के बाद रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो उस अवेकनर को आकर वहाँ पर बचा लेते हैं। और तभी उन रेस्क्यू टीम वाले बंदों में से एक बंदे के पास मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें नंबर 104 मैक्स को फॉलो करना है। ये देखकर वो रेस्क्यू टीम वाला बंदा बोलता है अच्छा तो मुझे नंबर 104 यानी कि मैक्स को टारगेट करना है। इसके बाद हम एक स्वैम्प ऑर्क को देखते हैं जिसके पीछे एक अवेकनर आ जाता है जिसे वो स्वैम्प ऑर्क भी नोटिस कर लेता है। उस अवेकनर अपने हाथ में एक बहुत बड़े पत्थर को उठा रखा होता है। वो अवेकनर बोलता है मेरा इरादा इस पत्थर को तुम्हारे सिर में मारने का था लेकिन अब ये बेकार हो गया। आगे से वो स्वैम्प ऑर्क भी गुस्से से उस अवेकनर को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मैक्स होता है। मैक्स उस स्वैम्प ऑर्क से बोलता है क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो। ये सुनकर उस स्वैम्प ऑर्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। मैक्स उस बड़े से पत्थर को स्वैम्प ऑर्क के मुंह के आगे फेंक देता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पत्थर
पत्थर के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जाकर उस वैम्प ऑर्क को जाकर लगते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम उसी रेस्क्यू टीम वाले बंदे को देखते हैं जो छुपकर मैक्स के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो मैक्स को देखकर मन में सोचता है तो ये है नंबर 104। जब मुझे इसे टारगेट करने के लिए बोला गया था मैं तभी समझ गया था ये बहुत बड़ा पागल होगा। इसकी पावर तो बड़ी बड़ी क्लैन से जिन बंदों ने पार्टिसिपेट किया है उनसे भी ज्यादा है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स ने उस वैम्प ऑर्क को मार दिया होता है। मैक्स बोलता है फाइनली मैंने इसको मिला के 6 स्वैम्प ऑर्क को मार दिया है, लेकिन इन स्वैम्प ऑर्क को एक एक करके ढूंढ के मारना ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। ये बोलकर मैक्स अपने हाथ में अपनी माना पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है मैं अपनी माना पावर का यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर मैक्स अपनी समन शैडो ब्रेथ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उन शैडो को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है ताकि मैक्स स्वैम्प ऑर्क को ढूंढकर उनको मार सके। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स एक स्वैम्प ऑर्क को किल कर देता है और उसे किल करने के बाद मैक्स ने कुल मिला के 6 स्वैम्प ऑर्क को किल कर दिया होता है। मैक्स बोलता है इन स्वैम्प ऑर्क को एक एक करके ढूंढकर मारना ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये बोलकर मैक्स अपनी माना पावर को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए बोलता है मैं अपनी माना पावर का यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और फिर मैक्स समन शैडो ब्रेथ स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डीमन शैडो को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है ताकि मैक्स स्वैम्प ऑर्क को ढूंढकर मार सके। मैक्स के डीमन शैडो रेन फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा शान मारते हैं और फिर हम एक केव का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्वैम्प ऑर्क होते हैं और तभी उन स्वैम्प ऑर्क को कुछ फील होता है और उन स्वैम्प ऑर्क में से एक स्वैम्प ऑर्क वहां पर जाने लगता है लेकिन दूसरा उसे रोक देता है और उससे बोलता है अगर तुम कुछ मजेदार खाना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो। और तभी उस केव में एक भूकंप आ जाता है जिससे वो सारी की सारी केव हिलने लगती है और उस केव के ऊपर से एक छेद हो जाता है और उस छेद में से एक अवेकनर उस केव के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे जमीन खोद कर यहाँ पर आना पड़ा और कमीनो तुम लोग यहाँ पर छिपे हुए तो इसलिए तो तुम लोग मुझे मिल नहीं रहे थे। दूसरी तरफ वो सभी स्वैम्प ऑर्क बहुत ही गुस्से भरी नजरों से मैक्स को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है देखो खाना खुद चलकर हमारे पास आ गया। दूसरा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। मैक्स अपनी इन्वेंट्री से एक लकड़ी का डंडा निकालता है जो कि मैक्स की हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड होती है। मैक्स ने जिस तरह से अपनी फ्लाइंग नाइफ को लकड़ी में बदला होता है मैक्स ने ठीक वैसे अपनी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड को भी लकड़ी में बदल लिया होता है ताकि मैक्स किसी को बिना पता चले इस टेस्ट में अपने वेपन का यूज कर सके। मैक्स की स्वॉर्ड यानी कि फायर किंग एक एक करके उन स्वैम्प ऑर्क को गिनने लगता है। मैक्स उससे बोलता है अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर 20 से भी ज्यादा स्वैम्प ऑर्क हैं। दूसरी तरफ वो सभी स्वैम्प ऑर्क अपनी लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे होते हैं। उनको सुनकर मैक्स फायर किंग से पूछता है ये क्या बोल रहे हैं। फायर किंग मैक्स को बताता है माय लॉर्ड मुझे लगता है कि ये सभी स्वैम्प ऑर्क आपको खाने के रूप में देख रहे हैं। ये सुनकर मैक्स एक इवल स्माइल के साथ बोलता है ये सभी स्वैम्प ऑर्क तो बहुत ज्यादा मजेदार है। फायर किंग जल्दी से इन सभी को जला दो। इसके बाद हम जिम्मी को देखते हैं जो भागते हुए अपने ऑरा का यूज करते हुए स्वैम्प ऑर्क को ढूंढ रही होती है। जिम्मी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर बना होता है और उस बैरियर के अंदर जो कोई भी आएगा उसके बारे में जिम्मी को पता चल जाएगा और तभी जिम्मी को एक स्वैम्प ऑर्क मिल जाता है। जिम्मी को जैसे ही स्वैम्प ऑर्क मिलता है जिम्मी बहुत ही स्पीड से भागती उस तरफ चली जाती है। जिम्मी उस स्वैम्प ऑर्क के पास आकर एक लकड़ी के स्पाइक से उस स्वैम्प ऑर्क के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। जिम्मी मन में सोचती है अगर मैं इसी स्पीड से आगे बढ़ती रही तो मैं 1 घंटे में इस फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लूंगी। दूसरी तरफ वो स्वैम्प ऑर्क जिम्मी को देखकर वहां से भागने लगता है। जिम्मी जल्दी से अपने लकड़ी के स्पाइक से उस स्वैम्प ऑर्क को किल करने के लिए उस स्वैम्प ऑर्क की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी वहां पर कोई दूसरा अवेकनर बहुत ही स्पीड से आता है और उस स्वैम्प ऑर्क की गर्दन उड़ा देता है और उसे किल कर देता है। ये देखकर जिम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखने लगती है और वो और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। जिन अपनी जीभ बाहर निकाल के बोलता है इसे मिला के मैंने 5 स्वैम्प ऑर्क को मार दिया है। जिम्मी गुस्से से जिन से बोलती है जैसा कि होंगमा क्लैन वालों से उम्मीद थी वो दूसरों के शिकार को चोरी कर रहे हैं। आगे से जिन बोलते हैं हम एक कंपटीशन के अंदर हैं और कंपटीशन में तेरा मेरा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग तो स्वैम्प ऑर्क से भी कम है। जिम्मी बोलती है तुम बस दूसरों का शिकार चुरा सकते हो और उनका मजाक उड़ा सकते हो, लगता है ये तुम्हारे होंगमा क्लैन का रिवाज है। ये सुनकर जिन बोलता है तो फिर मुझे लगता है तुम्हारे सियोल क्लैन का ये रिवाज है कि वो हर साल किसी बेवकूफ को इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करवा देते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही एक दूसरे को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। जिन मन में सोचते हैं क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बदतर है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, मैं दूसरे फ्लोर के लास्ट में से मार दूंगा। दूसरी तरफ जिम्मी एक गहरी सांस लेती है और वो वहीं से पीछे की साइड गुम जाती है और वो वहां से जाते हुए जिन को बीच की उंगली दिखाते हुए जिन से बोलती है बेवकूफ कहीं के कहीं पर अकेले जाकर खेलो। ये सुनकर जिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिन बोलता है बाढ़ में जाओ, मैं से अभी मारने वाला हूँ। ये बोलकर जिन जिम्मी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है लेकिन तभी उनके बगल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर जिन वहीं पे रुक जाता है और वो
वो दोनों ही हैरानी से उस ब्लास्ट को देखने लग जाते हैं और तभी उस ब्लास्ट वाली जगह से बहुत ज्यादा फायर निकलती है और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर फायर किंग मैक्स को बताता है ये सभी स्वैम्प और काप को खाने के रूप में देख रहे हैं। मास्टर मुझे ऑर्डर दो, मैं अभी इन सभी को किल कर देता हूँ। फायर किंग की बात सुनकर मैक्स बोलता है ये सभी स्वैम्प और तो बहुत ज्यादा मजेदार है। फायर किंग जल्दी से इन सभी को जला दो। सिस्टम मैक्स को बताता है हेलफायर ग्रेट स्वॉर्ड की फर्स्ट यूनिक एबिलिटी हेलफायर एक्टिवेट हो गई है और जैसे ही हेलफायर स्लॉट बूस्ट हो जाएगा तो उसके साथ एक स्पेशल स्किल का यूज किया जा सकता है। मैक्स अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है। मैक्स की स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा फायर निकलती है जिससे वो सभी स्वैम्प और जलना शुरू हो जाते हैं और फिर वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जो धमाका जिन और जिम्मी ने देखा था वो मैक्स ने किया होता है और तभी वहां पे एआई बोट अनाउंसमेंट करता है पार्टिसिपेंट नंबर 104 यानी कि मैक्स ने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है, उसको दूसरे फ्लोर के लिए कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट और उस एआई की अनाउंसमेंट को सुनकर कंट्रोल रूम वाले बंदे भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये टेस्ट स्टार्ट हुए थोड़ा सा ही टाइम हुआ है और उसने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर भी लिया है। दूसरा बंदा बोलता है मुझे पार्टिसिपेंट नंबर 104 के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तीसरा बंदा बोलता है हम हर हालत में उसे अपनी क्लैन में ज्वाइन करवाएंगे, जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन मन में सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि वो फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लेगा, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर को इतना जल्दी क्लियर कर लेगा मुझे ये नहीं लगा था। उसकी पावर तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। मैक्स की पावर को देखकर ली भी हैरान होता है। ली वहाँ से वापस मुड़ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और फिर हम उन एम्प्लॉयर को देखते हैं जिन्होंने मैक्स की अवेकनर की ग्रेड का टेस्ट लिया था। वो एम्प्लॉयर लड़की दूसरे एम्प्लॉयर को जोर जोर से हिलाते हुए उससे बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो देखने में कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वो दूसरा एम्प्लॉयर बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मुझे हिलाना बंद करो। और तभी उनके साथ वाला बंदा उनसे बोलता है गाइस क्या तुम लोग सामने की तरफ फोकस कर सकते हो, क्या वो जिनसेंग नहीं है? उसकी बात सुनकर वो दोनों एम्प्लॉयर सामने देखते हैं और वो सामने देखकर बोलते हैं हाँ ये जिनसेंग है। और फिर हम जिनसेंग को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन होता है और जहाँ पर मैक्स ने स्वैम्प और को जलाया था वो उसी केव में आया होता है। जिनसेंग के हाथ में एक एक्स होती है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए वहाँ पर जो भी स्वैम्प और मरे होते हैं या फिर अधमरे होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है। वो उन स्वैम्प और को मारती है, उनको गिन भी होता है। जिनसेंग उन सभी स्वैम्प और को मारने के बाद बोलता है इन सभी को मिला के मैंने 11 स्वैम्प और को मार दिया है। उस नंबर 104 को फॉलो करने का मेरा आइडिया बहुत ही अच्छा था। ये देखकर वो एम्प्लॉयर हैरान होते हैं। वो एम्प्लॉयर लड़की बोलती है ये कमीना तो बहुत ज्यादा डरपोक है और ये तो चीटिंग कर रहा है। वो दूसरा एम्प्लॉयर बोलता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर की मेन थीम अनुकूलन है और वो बस एक नॉर्मल सा बंदा है, वो कोई अवेकनर नहीं है। आखिरकार वो इस टेस्ट में ज्वाइन कैसे हो गया? वो एम्प्लॉयर लड़की उससे बताती है उस दिन मैक्स ने अपने अवेकनर की ग्रेड को चेक करने के दौरान उन क्रिस्टल की बॉलों को तोड़ दिया था। वो एम्प्लॉयर लड़का बोलता है मैक्स आखिर ये कौन है? ये सुनकर उस एम्प्लॉयर लड़की को गुस्सा आ जाता है। उस लड़की को गुस्से में देखकर वो एम्प्लॉयर लड़का बोलता है सॉरी मुझे याद आ गया, लेकिन इससे इसका क्या लेना देना है? वो एम्प्लॉयर लड़की आगे बताती है हमारे अवेकनर के ग्रेड को टेस्ट करने वाली क्रिस्टल की बॉल टूटने के कारण हमारे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल गई और इसलिए जिनसेंग यानी कि उस ओल्ड मैन ने हमने जो उसके अवेकनर का टेस्ट लिया था उसको कैंसिल करने के लिए बोला और इसका रीजन उसने ये दिया कि हमने उसका टेस्ट टूटी हुई क्रिस्टल की बॉल से किया, उसका टेस्ट गलत है। ये सुनकर वो एम्प्लॉयर लड़का बोलता है हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या, आखिर वो जिनसेंग इस टेस्ट में ज्वाइन कैसे हुआ? वो एम्प्लॉयर लड़की उसे बताती है मैंने सुना कि हाल ही में किसी बंदे ने एसोसिएशन को बहुत सारे कंप्लेन लेटर भेजे हैं और मुझे लगता है कि वो बंदा यही है और इसी के कारण वो इस टेस्ट में ज्वाइन हो पाया है। वो एम्प्लॉयर लड़का उस लड़की के सिर के ऊपर मारते हुए बोलता है हाँ मैं समझ गया, ये हमारे हायर ऑफिसर की गलती है। वो जिनसेंग जो दिखने में आधा है वो भी इस टेस्ट में ज्वाइन हो गया। ये लोग अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उनके पीछे उनका ब्रांच मैनेजर आ जाता है जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये अभी अभी उसकी बुराई कर रहे थे। ब्रांच मैनेजर उनसे बोलता है मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। वो तीनों एम्प्लॉयर ब्रांच मैनेजर के आगे झुकते हुए बोलते हैं ब्रांच मैनेजर आप आखिर यहाँ पर क्या कर रही हैं? ब्रांच मैनेजर उन तीनों एम्प्लॉयर को बताता है मैंने उस बंदे को इस टेस्ट में आने के लिए परमिशन दी है। ये सुनकर वो तीनों एम्प्लॉयर हैरान होते हैं। वो पूछते हैं आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ब्रांच मैनेजर उनको बताता है आज से 3 दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट मिली कि वो जिनसेंग अपने शरीर के ऊपर बम का यूज करते हुए सीक्रेटली गेट के अंदर घुसने का ट्राई करते हुए पकड़ा गया। ब्रांच मैनेजर की बातें सुनकर वो एम्प्लॉयर लड़की बोलती है अब मुझसे ये मत बोलना कि वो जिनसेंग सुसाइड कर रहा था क्योंकि वो एक अवेकनर नहीं बन पाया। ब्रांच मैनेजर उनको बताता है नहीं ऐसा नहीं है, कुछ साल पहले एक पोर्टल ओपन हुआ और उसके दौरान उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया, शायद वो उसी का बदला लेना चाहता है। ये सुनकर वो चारों कुछ टाइम के लिए चुप हो जाते हैं और इन लोगों की आगे की बातें बोरिंग है इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ और वो बातें किसी भी काम की नहीं है। वो लोग अभी वहीं पे खड़े होते हैं लेकिन तभी कंट्रोल रूम के मॉनिटर में एक एरर आने लग जाता है जिसे देखकर कंट्रोल रूम वाले बंदे हैरानी से बोलते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, ये मॉनिटर में एरर कैसा आ रहा है, जल्दी से IT टीम को कॉन्टेक्ट करो। इसके
इसके बाद हम उसी बिल्डिंग में किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगमा क्लैन का लीडर ली एक डिवाइस को किसी दूसरे बंदे की तरफ फेंकता है। वो दूसरा बंदा उस डिवाइस को पकड़ लेता है। ली बोलता है अब तक तो उस एरर के कारण कंट्रोल रूम में हंगामा सा मच गया होगा, और हमें ली की बातों से पता चलता है कंट्रोल रूम में जो मॉनिटर में एरर आ रहा है वो इसी का कांड है। वो दूसरा बंदा जिसने उस डिवाइस को पकड़ा होता है वो बोलता है पार्टिसिपेंट नंबर 104 क्या हमें उसे दूसरे या फिर तीसरे फ्लोर पर अपने रास्ते से नहीं हटाना चाहिए। ली बोलता है नहीं, इससे पहले कि उसे जिन से आगे जाने का रास्ता मिल जाए उसे जल्दी से जल्दी अपने रास्ते से हटा दो, और ये जो मैंने तुम्हें छोटा सा डिवाइस दिया है ये मैंने उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट बनाया है, मैं उसके पोटेंशियल को लेकर थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। वो दूसरा बंदा उस डिवाइस को देखते हुए मन में सोचता है क्या ये डिवाइस कोई छोटा सा टेस्ट है। इसके बाद हम उसी रेस्क्यू टीम वाले बंदे को देखते हैं जो मैक्स को फॉलो कर रहा होता है। उसके हाथ में वही डिवाइस होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये ली का बंदा है। उसके पास एक मैसेज आता है मैंने तुम्हें जो म्यूटेड इम्पुलेक्स का इंजेक्शन दिया है उसे दूसरे फ्लोर के गेट के पास जो भी मॉन्स्टर है उसमें इंजेक्ट कर देना। वो बंदा उस इंजेक्शन को गन में लोड कर लेता है। वो मन में सोचता है नंबर 104 तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन तुम्हें होंगमा क्लैन के रास्ते में नहीं आना चाहिए था, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। ये बोलकर वो इंजेक्शन को एक मॉन्स्टर की तरफ फायर कर देता है और वो इंजेक्शन उस मॉन्स्टर को जाकर लगता है, और फिर हमें उस जगह से जोर जोर से गुराने की आवाजें आने लगती हैं जिसे दूर से मैक्स भी नोटिस कर लेता है। मैक्स मन में सोचता है लगता है कि ये आवाजें दूसरे फ्लोर के गेट के पास से आ रही हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था वो बंदा उस इंजेक्शन को गन में लोड करके एक मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है और वो इंजेक्शन सीधा उस मॉन्स्टर को आकर लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उस इंजेक्शन लगने के कारण उस मॉन्स्टर के अंदर बहुत सारी एनर्जी आने लगती है और छोटे छोटे पत्थर उस मॉन्स्टर के शरीर से अटैच होने लगते हैं। वो मॉन्स्टर वहां पर स्वयं फ्लोटिंग गोलम में इवॉल्व हो जाता है और उसकी स्पेशल एबिलिटी फॉग को क्रिएट करना होता है। इसके अलावा ये फ्लोटिंग गोलम सीड से अटैक करता है और वो सीड ब्लास्ट भी हो जाते हैं और उन सीड में से अजीब तरह की बेलें भी निकलती हैं। वो फ्लोटिंग गोलम पूरी तरह से इवॉल्व होने के बाद गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे देखकर वो रेस्क्यू टीम वाला बंदा बोलता है मैंने काफी अच्छा काम किया, मुझे जल्दी से वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, मुझे इसके बदले में बहुत ही अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन तभी उसके हाथ में जो डिवाइस होता है वो कंपन करने लगता है और वो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से अजीब तरह का स्मोक निकलता है। उस स्मोक को स्मेल करके वो बंदा बोलता है ये तो पैरालाइजिंग स्मोक है, उस कमीने कुत्ते ने मुझे धोखा दिया है। वो स्मोक जैसे ही उसकी बॉडी में जाता है तो वो वहीं पे पैरालाइज हो जाता है और वो वहीं पे खांसने लग जाता है। उसकी खांसी की आवाज सुनकर वो फ्लोटिंग गोलम भी उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उस रेस्क्यू टीम वाले बंदे को भी इस चीज का एहसास हो जाता है। वो जैसे ही पीछे देखता है तो वो फ्लोटिंग गोलम अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा होता है। इसके बाद हमें उस बंदे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, यानी कि उस फ्लोटिंग गोलम ने उस बंदे को मार दिया है। और तभी उस जगह पे मैक्स आ जाता है। मैक्स बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और ये मेरा डिवाइस भी काम नहीं कर रहा, और इसके अलावा यहाँ पर ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, लगता है यहाँ पर कोई न कोई कांड हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजर को इस डेड बॉडी के बारे में पता होगा। और तभी मैक्स के पीछे वो फ्लोटिंग गोलम आ जाता है। मैक्स मन में सोचता है ये कितना एनोइंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई तो है। वो फ्लोटिंग गोलम अपने सीट से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स जल्दी से अपनी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड से उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन मैक्स जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो सभी सीड मैक्स की स्वॉर्ड से टकराकर वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे मैक्स बड़ी मुश्किल से बचता है। इस अटैक को देखकर मैक्स मन में सोचता है कि ये फ्लेम एब्जॉर्प्शन है, लेकिन ये देखने में माना एब्जॉर्प्शन की तरह लग रहा है। लेकिन कुछ भी हो, मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर वो वाली स्किल का यूज नहीं कर सकता जो मैंने उस वैम्प और के ऊपर की थी, क्योंकि मेरी वो स्किल अभी कूल डाउन में, और मुझे नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर मेरे उस कूल डाउन को खत्म होने तक का वेट करेगा। वो फ्लोटिंग गोलम अपने पास से और भी बहुत सारे सीड्स निकालता है और उन सभी से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। मैक्स अपनी हेलफायर ग्रेड स्वॉर्ड से उन सभी अटैक को अवॉइड करता रहता है और मैक्स को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने का जैसे ही मौका मिलता है मैक्स बहुत ही स्पीड से उन सभी सीड्स को डॉज करते उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। मैक्स उस मॉन्स्टर के पास जाकर एक लंबी जंप लगाता है और उस मॉन्स्टर को एक जोरदार पंच मारते हुए मन में सोचता है मैं इस मॉन्स्टर की बॉडी में एक छेद कर दूंगा। मैक्स का पंच जैसे उस मॉन्स्टर को लगता है तो उस मॉन्स्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो फ्लोटिंग गोलम मैक्स को एक जोरदार पंच मारता है जिससे मैक्स उड़ते हुए एक पेड़ से जाकर टकराता है और वो पेड़ भी टूट जाता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम एक अवेकनर को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर को मार के उसके पेट के अंदर से उसकी नाड़ियां बाहर निकाल लेता है और हम देखते हैं कि ये जिन होता है। और तभी वहां पर एआई की अनाउंसमेंट होती है, पार्टिसिपेंट 14 ने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया, उसको दूसरे फ्लोर के लिए कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन खड़ा होकर मन में सोचता है उस कमीनी जिम्मी के कारण मेरा बहुत सारा टाइम खराब हो गया। और तभी जिन को अपने पीछे कुछ फील होता है, जिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक व्हाइट कलर का बॉक्स होता है। जिन जल्दी से उस बॉक्स को पकड़ लेता है। जिन उस बॉक्स को खोल के देखता है तो उसके अंदर एक इंजेक्शन और एक स्पेशल कंपास और इसके साथ एक लेटर होता है। जिन उस लेटर को खोलकर उसे
उसे पढ़ लेता है और उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे जला देता है। जिन बोलता है तो क्या वो कमीना नंबर 104 वो अभी भी फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके बाद व्यू फिर से चेंज होता है, हम उसी फ्लोटिंग गोलम को देखते हैं जो अपने फॉग को रिलीज करते हुए मैक्स की तरफ जा रहा होता है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जो एक पेड़ के सहारे खड़ा होता है। मैक्स उस फ्लोटिंग गोलम से बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हो। ये बोलकर मैक्स अपने शैडो स्पेक्टर को समन कर लेता है और उसे उन सीड्स के छोटे छोटे टुकड़े खिला देता है और उनसे बोलता है इन सभी सीड्स को खा जाओ। दूसरी तरफ वो फ्लोटिंग गोलम एक बार फिर से अपने सीड से मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार शैडो स्पेक्टर अपने शैडो हैंड से उन सभी सीड को पकड़ लेते हैं और वो सभी सीड्स वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे उन शैडो स्पेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, वो सभी शैडो स्पेक्टर वैसे ही उन सभी सीड्स को खा जाते हैं। और जो थोड़ी बहुत फायर मैक्स की तरफ जाती है, मैक्स अपनी हेलफायर ग्रेट स्वॉर्ड से उसे अवॉइड कर लेता है। वो फ्लोटिंग गोलम बेवकूफों की तरह मैक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन शैडो स्पेक्टर उसके हर बीज को खा रहे होते हैं। मैक्स बोलता है तुम मुझे जितना भी दे रहे हो मैं उसका 2 गुना करके तुम्हें वापस दूंगा। मैक्स के डीमन स्पेक्टर उन सीड्स को खाते उस फ्लोटिंग गोलम की तरफ जाने लगता है और आगे से वो फ्लोटिंग गोलम भी उनकी तरफ आने लगता है। मैक्स के डीमन स्पेक्टर अपने शैडो हैंड में वही सीड पकड़ लेते हैं जो उन्होंने खाए थे। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे जितना भी दोगे मैं उसका 2 गुना करके तुम्हें वापस दूंगा। अब तुम्हारे सीड तुम्हें वापस देने का टाइम आ गया है। और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर उनके मॉनिटर पर जो एरर आ रहा होता है वो एरर आना बंद हो जाता है। वो कंट्रोल रूम वाले बंदे बोलते हैं हमारी स्क्रीन वापस आ चुकी है, हम नंबर 104 की एक्टिविटी फिर से देख सकते हैं, जल्दी से उसके ऊपर जूम अप करो। वो लोग जैसे ही नंबर 104 यानी कि मैक्स के ऊपर जूम अप करते हैं तो उनको वहाँ पर फॉग के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो कंट्रोल रूम वाले बंदे बोलते हैं क्या हमारी स्क्रीन सच में ठीक हो गई है, यहाँ पर आखिर इतना सारा फॉग क्या कर रहा है, क्या फर्स्ट फ्लोर रेन फॉरेस्ट नहीं है। और तभी उन लोगों को स्क्रीन में वही फ्लोटिंग गोलम दिखता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो बोलते हैं आखिर ये क्या चीज है, इस तरह की चीज तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर होनी नहीं चाहिए, आखिर एग्जामिनर कर क्या रहे हैं। वो एम्प्लॉयर लड़का जिसका नाम मैं क्यूचेंग रख रहा हूँ, एम्प्लॉयर क्यूचेंग ब्रांच मैनेजर से बोलता है क्या ये ठीक है, ये देखने में म्यूटेट की तरह लग रहा है, क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए और वहाँ पर कोई एनर्जी प्रोटेक्टर है। आगे से ब्रांच मैनेजर कुछ भी नहीं बोलता। एम्प्लॉयर क्यूचेंग एक बार फिर से ब्रांच मैनेजर को बुलाता है लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉयर आके ब्रांच मैनेजर से बोलता है कंट्रोल रूम वाले बंदों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने नंबर 104 के सिग्नल को खोज लिया और उसके ऊपर एग्जामिनर नजर रख रहे हैं, क्या हमें फोर्सफुली नंबर 104 के टेस्ट को रोक देना चाहिए। ब्रांच मैनेजर बोलता है अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये बोलकर वो आगे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी वो एम्प्लॉयर लड़की बोलती है सामने देखो क्या उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है। और फिर हम फ्लोटिंग गोलम और मैक्स के डीमन स्पेक्टर को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। मैक्स के डीमन स्पेक्टर उन्हें अपने हाथों में जो सीड्स पकड़े होते हैं वो उन सभी सीड्स को उस फ्लोटिंग गोलम की बॉडी पर मारते हैं जिससे कि उसकी बॉडी पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और वो फ्लोटिंग गोलम वहीं पे मर जाता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सारे के सारे कंट्रोल रूम वाले बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ब्रांच मैनेजर मन में सोचता है मैं जितनी बार भी इसके बारे में सोचता हूँ ये हर बार उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है। पहले मुझे ये लगा था कि उन ग्रेड को टेस्ट करने वाले क्रिस्टल की बॉलों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि वो क्रिस्टल की बॉलें इसकी पावर के कारण टूटी थी। ये तो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद मैं इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि जब मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ तो बारिश आ चुकी है, इसलिए बारिश के कारण बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है। इस कारण मैं आगे का एपिसोड नहीं बना पाऊंगा, तो ये एपिसोड यहीं पे एंड करता हूँ। और एपिसोड एंड करने से पहले मैं फालतू की बकचोदी पेल देता हूँ ताकि ये एपिसोड 7 मिनट का बन जाए। और अब ये एपिसोड 7 मिनट का बन चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, ब्रांच मैनेजर मैक्स की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मन में सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो एम्प्लॉयर लड़की जिसे मैं आज से हुमिंग के नाम से बुलाऊंगा, वो बोलती है इसने उस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया, सच में नंबर 104 तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर हुमिंग के पास वाली लड़की हुमिंग से बोलती है इसमें अमेजिंग वाली क्या बात है, पावरफुल का इस टेस्ट के रिजल्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने मॉनिटर को ठीक से नहीं देखा है। ये सुनकर हुमिंग हैरानी से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो दूसरी लड़की हुमिंग को बताती है ध्यान से मॉनिटर की तरफ देखो, जिन सबसे पहले दूसरे फ्लोर के गेट पर पहुंचेगा। और वो दोनों ही लड़के इस बात के ऊपर एक दूसरे को घूर घूर के देखने लग जाती हैं। दूसरी तरफ वो ब्लैक कोट वाला एम्प्लॉय ब्रांच मैनेजर से बोलता है ब्रांच मैनेजर क्या हमने वहाँ पर जिन बंदों को तैनात किया हुआ है क्या हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ब्रांच मैनेजर उससे बोलते है कि नहीं, उन सभी को वहीं पर रहने दो और उनसे बोलना कि वहाँ की हर सिचुएशन की रिपोर्ट देते रहे
में। इसके बाद हम जिन को देखते हैं जो स्पेशल कंपास को देखते हुए एक डायरेक्शन में जा रहा होता है। जिन बोलता है लगता है कि वो जगह यहीं पर आसपास है और फिर जिन बहुत ही स्पीड से भागती हुई जंगल के बाहर आकर रुक जाता है। जिन बोलता है यहाँ पर जंगल का फॉग खत्म हो गया है, लगता है कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूँ। ये बोलकर जिन अपने पास जो स्पेशल कंपास होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि मैक्स के खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे कि उसने चीटिंग की थी। और फिर जिन बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है अब मैं भी देखता हूँ वो कमीना नंबर 104 कितनी जल्दी दौड़कर यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम मैक्स को देखते हैं जो अपने ब्लड को उस फ्लोटिंग गोलम की बॉडी के ऊपर डाल रहा होता है ताकि मैक्स उस फ्लोटिंग गोलम की सोल को अपने सोल प्रिजन में कैद कर सके। मैक्स सोल प्रिजन का यूज करते हुए अपने ब्लड को उस फ्लोटिंग गोलम की बॉडी पे डाल देता है और उसकी सोल को अपने सोल प्रिजन में कैद कर लेता है। मैक्स उस फ्लोटिंग गोलम को अपने सोल प्रिजन में कैद करने के बाद उसे वापिस से समन करता है तो वहां पर बहुत सारा ब्लैक रंग का फॉग आने लग जाता है। उसे देखकर कंट्रोल रूम वाले बंदे बोलते हैं आखिर ये नंबर 104 अब कर क्या रहे हो, आखिर वो क्या चीज है। और फिर मैक्स का फ्लोटिंग गोलम समन हो जाता है। वो समन होने के बाद जोर से रोर करता है। मैक्स उससे बोलता है कि चिल्लाना बंद करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से दूसरे फ्लोर के गेट के पास जाना है। ये सुनकर वो फ्लोटिंग गोलम चुप हो जाता है। वो मैक्स के सामने झुक जाता है। मैक्स उस फ्लोटिंग गोलम के सिर के ऊपर पैर रख के उसके ऊपर चढ़ जाता है। उससे बोलता है कि जितनी जल्दी दौड़ सको उतनी जल्दी दौड़ो और दूसरे फ्लोर के गेट की तरफ चलो। ये सुनकर वो फ्लोटिंग गोलम बहुत ही स्पीड से उस तरफ जाने लगता है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो हंसते हुए अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने दूसरे फ्लोर का गेट होता है। जिन मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे अलावा फर्स्ट प्लेस पे कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन तभी उसके बगल से कोई बहुत ही स्पीड से जाता है और दूसरे फ्लोर के गेट के अंदर चला जाता है। ये देखकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिन बोलता आखिर ये कौन है, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और फिर हम ली को देखते हैं जो कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा होता है और कंट्रोल रूम में से आवाजें आ रही होती हैं। ये आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। ये सुनकर ली मन में सोचता है लगता है कि जिन दूसरे फ्लोर के अंदर चला गया है। और फिर ली जैसे ही कंट्रोल रूम के अंदर जाता है वो सामने मॉनिटर की तरफ देखता है तो जिन अभी भी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर होता है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ली जिन को देखते हुए गुस्से से मन में सोचता है ये बेवकूफ यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ा है। और फिर हमें जस्ट अभी कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्स फ्लोटिंग गोलम के ऊपर बैठकर आगे बढ़ रहा होता है। मैक्स अपने सामने की तरफ देखते हुए मन में सोचता है मुझे लगता है कि हम सीधा चलेंगे तो हम और भी जल्दी पहुंचेंगे। ये सोचकर मैक्स फ्लोटिंग गोलम से बोलता है मैं तुम्हारे लिए आगे का रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ो। ये बोलकर मैक्स अपने स्वॉर्ड को आगे की तरफ कर देता है और उसकी फ्लेम किंग व्रेथ स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि मैक्स की स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा फायर निकलती है और उसके आगे का जितना भी जंगल होता है वो सारा का सारा जल जाता है और मैक्स के आगे जाने का रास्ता क्लियर हो जाता है। मैक्स फ्लोटिंग गोलम से बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इतना धीरे क्यों भाग रहे हो, जल्दी से और भी तेज भागो। मैक्स की बात सुनकर वो फ्लोटिंग गोलम अपनी पूरी एनर्जी लगाकर और भी तेज भागना शुरू कर देता है और ये सब कुछ कंट्रोल रूम वाले बंदे भी देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं नंबर 104 किसी तरह की समनिंग टेक्निक जैसी एबिलिटी का यूज कर रहा है और इस तरह की एबिलिटी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है। क्या इस तरह की एबिलिटी अपने ऑरा टेक्निक से की जा सकती है। उसके बगल वाला बंदा उससे बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि इस टाइम ये दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर हमें ऑरा टेक्निक के बारे में बताया जाता है ये एक साइकिक एबिलिटी है जिसे सिर्फ अवेकनर यूज कर सकते हैं और ये अपने बॉडी से इसे जनरेट कर सकते हैं और वो अपने ऑरा को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम एम्प्लॉयर हुमिंग और उस लड़की को देखते हैं। वो दूसरी लड़की बोलती है ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई टेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी है, इसमें बस एक ही चीज की कमी है वो जिन और जिमी की है। इसके बाद ये मूवी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें तो ये बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगी। लेकिन तभी वहां पर कोई जोर से कीबोर्ड के ऊपर जोर से पंच मारता है जिससे कि वहां पर सभी लोगों का ध्यान उस बंदे की तरफ चला जाता है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ली होता है। कंट्रोल रूम वाले गार्ड उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं सर आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। ली के जो गार्ड होते हैं वो उस वाले गार्ड से बोलते हैं कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ली अपने गुस्से को शांत कर वहां पर सभी लोगों से बोलते हैं मुझे माफ करना है, मैं इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। ये सुनकर सियोल क्लैन का लीडर हुआंग जुन मन में सोचता है तू उससे एक्साइटेड हो गया था या फिर तू उससे नफरत कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू जैसा चाहता था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तू एक पबजी वाला सांप है जो साला घास में छुपकर पीठ के ऊपर अटैक करता है। और तभी हुआंग जुन को जिमी के बारे में याद आता है। हुआंग जुन मन में सोचता है जिमी भी वहां पर बस पहुंचने वाली होगी। और फिर हम जिन को देखते हैं जो अभी भी वहां पर हैरान होकर खड़ा होता है और वो मैक्स को गालियां दे रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे कोई बहुत ही स्पीड से आने लगता है। जिन जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जिमी होती है। जिमी को देखकर जिन भी बहुत ही स्पीड से भागती हुई दूसरे फ्लोर के गेट की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम दूसरे फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा
आइस माउंटेन होता है और उस आइस माउंटेन के सामने मैक्स और फ्लोटिंग गोलम खड़े होते हैं। मैक्स अपने आसपास देखते हुए बोलता है फर्स्ट फ्लोर बहुत ज्यादा गर्म था और दूसरा फ्लोर बहुत ज्यादा ठंडा है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैक्स के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स दूसरे फ्लोर के ऊपर आ जाता है और मैक्स एक बहुत बड़े आइस माउंटेन के सामने खड़ा होता है। मैक्स अपने आसपास देखते हुए बोलता है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी थी और दूसरे फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा ठंड है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर वो फ्लोटिंग गोलम से बोलता है फ्लोटिंग गोलम तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और तभी मैक्स के बगल में कुछ हलचल होने लगती है और मैक्स का ब्रेसलेट भी ग्लो करने लगता है और तभी वहां पर वही एआई बोट आ जाता है। वो मैक्स से बोलता है नंबर 104 तुम सबसे पहले दूसरे फ्लोर के ऊपर आए हो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। मैक्स अपने पीछे की तरफ पोर्टल को देखते हुए बोलता है यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही आया हूँ, क्या हम इस टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। वो एआई बोट बताता है जो भी टॉप 5 प्लेयर सबसे पहले दूसरे फ्लोर के ऊपर आएंगे उन सभी को अलग अलग गेटों से स्टार्टिंग करनी होगी और अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि दूसरे फ्लोर को क्लियर करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। ये बोलकर वो एआई बोट एक बड़े से आइस माउंटेन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम्हें उस आइस माउंटेन के टॉप पर जाना होगा। ये बोलकर वो एआई बोट वहां से चला जाता है। मैक्स उस बड़े से आइस माउंटेन की तरफ देखते हुए मन में सोचता है मैं इस आइस माउंटेन को नाप तो नहीं सकता लेकिन मुझे यकीन है कि ये 5 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लाइव टेलीकास्ट ड्रोन भी फ्लाई कर रहे होते हैं जो कि यहाँ के सारे सीन को कंट्रोल रूम में दिखा रहे होते हैं। और फिर मैक्स उस आइस माउंटेन के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। मैक्स मन में सोचता है इस आइस माउंटेन के ऊपर चढ़ना ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग और थकान भरा है और साला यहाँ पर ये लाइव टेलीकास्ट ड्रोन भी फ्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर मैं उस चीज का यूज नहीं कर सकता। और मैक्स यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। और तब भी मैक्स के बगल में जो ड्रोन फ्लाई कर रहे होते हैं वो अचानक से नीचे चले जाते हैं क्योंकि नीचे भी एक अवेकनर होता है। मैक्स जल्दी से अपने नीचे देखता है तो नीचे और कोई नहीं बल्कि जिन होता है। जिन गुस्से से बोलते हैं इन टेस्ट वालों को सभी स्टार्टिंग गेट अलग अलग देने जरूरी थे क्या? अगर ये लोग मुझे इसी तरह से तंग करते रहे तो मैं अपने प्लान में कामयाब कैसे होऊंगा? और जब तक मैं इस कमीने को मार नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी जिन को अपने पीछे कुछ फील होता है। जिन जल्दी से अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे एक अवेकनर होता है। जिन बोलता अब यहाँ पर ये कौन है? और हम देखते हैं कि ये जिन सेंग होता है यानी कि वही ओल्ड मैन और इसकी ठंड के मारे गुल्फी जम रही होती है। जिन सेंग बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा हूँ। और फिर हम जिन को देखते हैं जो ड्रोन को देखते हुए बोलता है सबसे पहले तो मैं इन ड्रोन को उड़ाता हूँ। दूसरी तरफ हम जिन सेंग को देखते हैं जो मन में सोचता है मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना होगा, मैं इसमें कामयाब हुए बगैर नहीं मर सकता। ये बोलकर वो चिल्ला के बोलता है मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। लेकिन तभी उसके सामने से बहुत सारी बर्फ आती है और उसके ऊपर गिर जाती है और वो बर्फ के अंदर ही दब जाता है। और हम देखते हैं कि ये बर्फ जिन ने फेंकी होती है। जिन बोलता है कि अब तुम यहीं पर मरो और हेल में जाओ। इसके बाद हम कंट्रोल रूम वालों को देखते हैं जिनके मॉनिटर एक बार फिर से बंद हो गए होते हैं। वो बोलते हैं आखिर ये फिर से क्या हो गया, आखिर लाइव टेलीकास्ट ड्रोन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि पूरा वीडियो का नेटवर्क बंद हो गया है। ये देखकर ली मन में सोचता है लगता है कि अब ये शुरू होने वाला है। जिन इस बार मुझे निराश मत करना। और फिर हम दो अवेकनर को देखते हैं जो कि उस बड़े से आइस माउंटेन को देखकर उनमें से एक बोलता है तो क्या हमें उस आइस माउंटेन के टॉप पे जाना है? दूसरा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम दोनों का सबसे पावरफुल कॉम्बो है। लेकिन तभी वहां पर जिन बहुत ही स्पीड से आता है वो उस अवेकनर को एक ही किक मारता है जिससे कि वो अवेकनर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर वो दूसरे वाला अवेकनर बहुत ज्यादा डर जाता है। जिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उस मोटे का सिर पकड़ लेता है। जिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है इस ORC चैंपियन एम्पूल सीरम को मेरी बॉडी में लगाने के बाद मेरी बहुत ज्यादा पावर बढ़ चुकी है। इस सीरम का इफेक्ट तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मेरे रास्ते में अब से जो कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो एक स्पाइक की मदद से उस माउंटेन के ऊपर चढ़ रही होती है। जिमी अपने हाथ वाले ब्रेसलेट को देखते हुए बोलते ये हंटर मीटर कनेक्शन भी खराब हो गया है और यहाँ पर जितने भी आसपास ड्रोन है ये सभी भी धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। मैक्स के बगल में जो ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है वो भी खराब हो जाता है जिसे देखकर मैक्स बोलता है क्या ये खराब हो चुका है? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब मैं आराम से ऊपर जा सकता हूँ और उस चीज का यूज कर सकता हूँ। ये बोलकर मैक्स अपने हाथ को छोड़ देता है और मैक्स बहुत ही स्पीड से उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। मैक्स नीचे गिरते गिरते अपने ड्रैगन नाइट के आर्मर को बुला लेता है। मैक्स जैसे ही ड्रैगन नाइट के आर्मर को बुलाता है तो मैक्स के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ओरा की वेव आने लगती है जिसे जिमी भी नोटिस कर लेती है। जिमी बोलती है ये ओरा की वेव तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन तभी जिमी के बगल से मैक्स बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है जिसे
जिसे देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जिमी मैक्स को देखकर मन में सोचती है क्या नंबर 104 अपने ऑरा की मदद से फ्लाई भी कर सकता है। और हम मैक्स को देखते हैं जिसके बड़े बड़े 2 ड्रैगन के पंख आ गए होते हैं और वो बहुत ही स्पीड से फ्लाई करते उस माउंटेन के टॉप पर जा रहा होता है। और फिर हम जिन को देखते हैं जो अभी भी उस मोटे वाले अवेकनर को पंच मार रहा होता है। वो उसे पंच मार मार के उसे वहीं पर मार देता है और तभी उसकी नजर मैक्स पे पड़ती है जहाँ पर मैक्स अपने बड़े बड़े पंखों के साथ में फ्लाई करते हुए उस माउंटेन के ऊपर जा रहा होता है। जिन बोलता है क्या इस कमीने ने भी कोई पंखों वाली सीरम का यूज किया, आखिर इसके पास पंख कहाँ से आ गए। ये बोलकर वो बहुत ही स्पीड से उस आइस माउंटेन की तरफ जाने लगता है और बोलता है नंबर 104 मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर होंगमा क्लैन का लीडर हुआंगजुन ब्रांच मैनेजर से बोलता है यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी से इस टेस्ट को रोक दो। क्या तुम्हारे लिए अवेकनर की प्रोटेक्शन पहले नहीं आती है। ब्रांच मैनेजर उससे बोलता है कैप्टन हुआंगजुन आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और तभी ली हंसते हुए बोलते हैं वो सभी अवेकनर इस टेस्ट को देने के बाद हंटर बन जाएंगे, वो लोग इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं वरना वो हंटर बनने के लायक नहीं है। ये बोलकर ली ब्रांच मैनेजर से पूछते हैं क्यों मैंने सही बोला ना ब्रांच मैनेजर। आगे से ब्रांच मैनेजर कुछ भी नहीं करता, वो बस खांसने की एक्टिंग करता है। हुआंगजुन गुस्से से ली से बोलता है ली मुझे बताओ क्या ये सब कुछ तुमने किया है। ली उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे बोलता है एक कमजोर हंटर को फर्स्ट प्लेस का हंटर बनने से रोकना ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि तुमने उस जिम्मी को बहुत ही कमजोर तरीके से बड़ा किया है, इसलिए शायद वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर हुआंगजुंग बोलता है तुम तो एक सांप के बच्चे हो। आगे से ली बोलता है ओल्ड मैन मुझे लगता है कि अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो उस आइस माउंटेन के ऊपर चला जाता है और उसके सामने तीसरे फ्लोर का गेट होता है। मैक्स बोलता है क्या मुझे अभी से जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। ये बोलकर मैक्स तीसरे फ्लोर के गेट के अंदर चला जाता है और फिर हम जिमी को देखते हैं जो अपनी स्पाइक की मदद से उस आइस माउंटेन के काफी ऊपर आ गई होती है। दूसरी तरफ जिन बहुत ही खतरनाक तरीके से उस आइस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है और फिर हम आइस माउंटेन के नीचे बहुत सारी बर्फ का सीन देखते हैं जहाँ पर उस बर्फ के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस बर्फ के नीचे से निकलकर वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं अभी तक नहीं मरा हूँ, मैं इस टेस्ट में पास होकर रहूंगा। इसके बाद व्यू फिर से जिमी पे जाता है जहाँ पर जिमी तीसरे फ्लोर पर आ जाती है। एआई बोट उसे तीसरे फ्लोर को क्लियर करने के बारे में बताता है इस तीसरे फ्लोर के ऊपर तुम्हारे ऊपर कभी भी कहीं पर भी मॉन्स्टरों का अटैक हो सकता है तो तुम्हें सावधान रहना होगा और उन मॉन्स्टरों को मारने के बाद तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें तीसरे फ्लोर को क्लियर करने के लिए 1000 पॉइंट की जरूरत है। जिमी अपने आसपास देखती हुई बोलती है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे यहाँ पर सावधान रहना होगा जब तक कि मेरी आंखें यहाँ के अंधेरे से एडजस्ट न हो जाएं। और तभी जिम्मी के पीछे जिन आ जाता है। जिन जिम्मी से बोलता है जिम्मी क्या तुमने किसी उड़ने वाले बंदे को देखा है। जिन की बात सुनकर जिम्मी मन में सोचती है ये तो जिन है। जिम्मी को चुप देखकर जिन उससे बोलता है जिम्मी सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम मुझसे भी पहले यहाँ पर आ गई। आगे से जिम्मी उसकी बात का घंटा भी रिप्लाई नहीं देती। वो उससे बोलते हैं कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो और अपने रास्ते पे चले जाओ। ये सुनकर जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जिम्मी मन में सोच रही होती है मुझे नंबर 104 से सावधान रहना होगा क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को बहुत ही जल्दी क्लियर कर लिया। और तभी जिम्मी के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसमें एक मैसेज आता है जहाँ पर उसके ऑरा रिएक्टर में एक एरर आ जाता है। ये ऑरा रिएक्टर केयरफुली और स्ट्रांगली अवेकनर के ऑरा को एडजस्ट करता है और इस सूट में इमरजेंसी प्रोटेक्टर फंक्शन को एक्टिवेट करता है। जैसे कि इस टेस्ट की स्टार्टिंग में सबसे पहले उस अवेकनर को उस बड़े से कीड़े ने खा लिया था लेकिन उसका इमरजेंसी प्रोटेक्टर स्टार्ट हो गया और वो उस कीड़े से बच गया। जिम्मी अभी ये देख ही रोती है लेकिन तभी अचानक से जिन अपनी लेजर बीम से जिम्मी के ऊपर अटैक कर देता है और जिम्मी के सूट के ऑरा रिएक्टर में एक एरर होता है इसलिए उसका प्रोटेक्टर स्टार्ट नहीं होता और जिम्मी के पेट में एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है। जिन जिम्मी से बोलता है पहले मैं नंबर 104 से निपटना चाहता था लेकिन अब मैं तुमसे निपटूंगा क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आगे से जिम्मी बोलती है कमीने तुम बहुत बड़े कुत्ते हो। जिम्मी के ये बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था जिन जिम्मी के ऊपर अटैक कर देता है और जिम्मी के पेट के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव हो जाता है। जिन जिम्मी से बोलता है पहले मैं नंबर 104 से निपटना चाहता था लेकिन अब मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए अब मैं पहले तुमसे निपटूंगा। और फिर हम मैक्स को देखते हैं जहाँ पर सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारी फर्स्ट स्पेशल स्किल फायर कैनन स्टार्ट हो गई है और ये फायर पावर कमजोर है लेकिन तुम इसको गाइड कैनन की तरह यूज कर सकते हो यानी कि ये फायर बॉल अपने आप ही टारगेट को ढूंढ कर उसे मार देगा। मैक्स अपनी फायर कैनन स्किल
स्किल का यूज करते हुए मॉन्स्टरों के ऊपर बहुत सारी फायर बॉल को शूट करता है और वो सभी फायर बॉल मॉन्स्टरों को जाकर लगती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं। और फिर मैक्स फायर किंग से बोलता है, फायर किंग चलो जल्दी से इन सभी को खत्म करती हैं। फायर किंग बोलता है ठीक है मास्टर। ये बोलकर वो बहुत सारी फायर को रिलीज करता है और मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे एक ही बार में मारे जाते हैं। मैक्स अपनी स्वॉर्ड यानी कि फायर किंग से बोलता है, फायर किंग तुमने इन छोटे मोटे कीड़ों को मारने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। ये बोलकर मैक्स अपने पॉइंट चेक करता है, जहाँ पर मैक्स के पॉइंट 530 होते हैं। ये देखकर मैक्स बोलता है मैंने इन सभी मॉन्स्टरों को मार दिया, आखिर मेरे पॉइंट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। फिर मैक्स वहां से जाते हुए बोलता है कि चलो फिर यहाँ से चलती है और मेरे रास्ते में अब से जो कोई भी आएगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्रांच मैनेजर किसी को कॉल करके बोलता है क्या नेटवर्क ठीक हो गया है। और वहीं पर ली भी होता है। वो मन में सोच रहा होता है मैंने जिन के एम्पुल सीरम में हेजहोंग पल्स फैक्टर मिला दिया था और ये मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था। ये सोचकर वो हुआंगजुन की तरफ देखते हुए मन में सोचता है मुझे उस ओल्ड मैन के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अगर जिम्मी जिन के अटैक से बच भी जाती है तो वो यहाँ तो आधी पागल हो जाएगी या फिर वो पैरालाइज हो जाएगी। इसके बाद हम जिम्मी को देखते हैं जो गुस्से से जिन से बोलती है कमीने आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम टेस्ट के दौरान ये क्या कर रहे हो। आगे से जिन उससे बोलता है मैंने सोचा था कि तुम एक नॉर्मल लड़की और तुम्हें मारना बहुत ही आसान है, लेकिन तुमने तो अपनी बॉडी के ऊपर शील्ड बैरियर ऑरा का यूज किया हुआ था। ये बोलकर जिन जैसे ही अपने सामने देखता है तो जिम्मी बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ आती है और उसकी मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे कि जिन थोड़ा सा पीछे हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जैसे ही अपने सामने देखता है तो जिम्मी वहां पर स्मोक करके वहां से भाग जाती है। जिन स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तो कैप्टन हुआंगजुन ने तुम्हें लुका छिपी की भी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। दूसरी तरफ हम जिम्मी को देखते हैं जो भागते हुए दूसरी जगह पर आकर छुप जाती है और वो अपने ऑरा की मदद से अपने घाव को हील करने लगती है। जिम्मी मन में सोचती है मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे जिन आ जाता है और वो उससे बोलता है सरप्राइज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कुतिया। जिन को अपने पीछे देखकर जिम्मी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपनी शर्ट को उठाकर जिन के मुंह के ऊपर फेंक देती है और साथ ही वो जिन के दोनों पैरों के बीच में एक जोरदार किक मारती है, जिससे कि जिन के अंडे टूट जाती हैं और जिन दर्द में जोर से चिल्लाने लगता है। जिम्मी यहीं पर नहीं रुकती, वो एक जंप करती है और जिन के मुंह पर एक जोरदार किक मारती है, जिससे कि जिन पीछे हो जाता है। वो अपने मुंह को पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जिम्मी जिन से बोलती है मेरा नाम कुतिया नहीं है, मैं होंगमा क्लैन की जिम्मी हूँ। ये बोलकर जिम्मी अपने फुल ऑरा को रिलीज करती है और वो अपनी पूरी एनर्जी को अपने हाथ पे इकट्ठा करती है। इससे वो जिन के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे जिन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो उड़ते हुए पीछे जाकर गिरता है और उसके पेट में एक छेद हो जाता है। जिम्मी बोलती है मैंने सुना था कि इंसान मॉन्स्टरों से भी ज्यादा खतरनाक और गंदे होते हैं और आज मुझे पता चल रहा है कि चीफ की वो बातें बिल्कुल सही थी। ये बोलकर वो वहीं से पीछे की साइड घूम जाती है और वो वहां से चली जाती है। और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुआंगजुन ली की बातों को याद करते हुए मन में बोलता है मैंने जिम्मी को कमजोर तरीके से बड़ा नहीं किया है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं, जहाँ पर मैक्स के सामने जो भी मॉन्स्टर आ रहा होता है मैक्स उन सभी को मार देता है, लेकिन मैक्स के पॉइंट अभी भी नहीं बढ़ रहे होते हैं। मैक्स अपने पॉइंट को देखते हुए बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे पॉइंट आखिर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ये ऑर्गेनाइजर कर क्या रहे हैं, क्या मुझे स्टेट से बाहर जाकर उनसे पूछना चाहिए। ये बोलकर मैक्स वहां से आगे की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि मैक्स ने यहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा होता है। इसके बाद हम फिर से जिम्मी को देखते हैं। जिम्मी बोलती है मुझे यहाँ पर और कोई दूसरा अवेकनर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और तभी एक अवेकनर उड़ता हुआ आता है और जिम्मी के आगे गिर जाता है, जिसे देखकर जिम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और हम देखते हैं कि इस अवेकनर को और किसी ने नहीं बल्कि जिन ने फेंका होता है। जिम्मी अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे जिन होता है। जिम्मी जैसे ही जिन को देखती है वो वहां से बहुत ही स्पीड से भागना शुरू कर देती है। जिम्मी भागते हुए मन में सोचती है आखिर इसने ये कैसे किया, मैंने तो इसे मार दिया था। जिम्मी ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसके आगे जिन आ जाता है, जिसे देखकर जिम्मी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जिन अपने पंच को तैयार करते हुए जिम्मी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिम्मी का मुंह सीधा जमीन पर जाकर लगता है। और फिर जिन बहुत ही खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए जिम्मी की तरफ देखता है। जिन जिम्मी के ऊपर लगातार पंच मारना शुरू कर देता है, जिससे जिम्मी की नाक से खून निकलने लग जाता है। उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। जिन जिम्मी को बालों से पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है और उससे बोलता है तुमने पहले मुझसे कुछ कहा था ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। ये बोलकर जिन जिम्मी के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिम्मी जोरदार चीख मारती है। जिन जिम्मी से बोलता है क्यों ना तुम मुझसे माफी की भीख मांगो, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूं या फिर कोई यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे सारे इक्विपमेंट तोड़ दिए तो तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। और तभी जिम्मी अपनी दोनों उंगलियों को जिन की आंखों में घुसा देती है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। जिन जल्दी से पीछे की तरफ गिर जाता है और वो वहीं पर दर्द में चिल्लाने लग जाता है। जिम्मी मन में सोचती है ये कमीना खुद को बहुत ही जल्दी हील कर
चलेगा, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जिसकी आंखें ऑटोमेटिकली हील होने लग जाती हैं। जिम्मी वहाँ से रेंगते हुए आगे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जिन खुद को हील कर लेता है और वो जिम्मी को बुलाता है। जिम्मी अपने पीछे की तरफ देखता है तो जिन उसे गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लेता है और उससे बोलता है तुम्हारी वजह से मेरा रिकवरी नंबर 2 पॉइंट कम हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो जिम्मी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि ये मैक्स होता है। मैक्स जिन से बोलता है आखिर तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। मैक्स की आवाज सुनकर जिन अपने पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे मैक्स खड़ा होता है। मैक्स को देखकर जिन जिम्मी को वहीं पर नीचे फेंक देता है और वो वहीं पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिन मैक्स से बोलता है हेलो नंबर 104, वैसे भी मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए। ये बोलकर जिन वहाँ से गायब हो जाता है, वो सीधा मैक्स के बगल में चला जाता है और वो अपने ऑरा को अपने हाथ में इकट्ठा करते हुए मैक्स के ऊपर एक जोरदार पंच मारने लगता है। मैक्स उसके सामने आराम से खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही जिन उसको पंच मारता है मैक्स उसके आगे से गायब हो जाता है और सीधा जिम्मी के पास चला जाता है। ये देखकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। मैक्स जिम्मी को देखकर मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा घायल है, लेकिन ये धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो ये कुछ टाइम के बाद खुद से ही ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। ये सोचकर मैक्स अपने पीछे की तरफ जिन को देखता है। जिन मैक्स से बोलता है मानना पड़ेगा तुम में भी थोड़ा बहुत टैलेंट तो है। मैक्स जिन से बोलता है क्या ये सब कुछ तुमने किया है। जिन बोलता है हाँ, ये अपनी औकात बोल रही थी तो मैंने इसे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन सिखाया और तुम भी चिंता मत करो, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। मैक्स बोलता है नहीं, मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या पॉइंट को मापने वाली डिवाइस को तुमने खराब किया है। मैक्स की बात सुनकर जिन को कुछ याद आ जाता है। वो अपनी वेपस्टॉर्म स्किल का यूज करके मैक्स का ऑरा रिएक्टर को खराब कर देता है, जिससे मैक्स का इमरजेंसी प्रोटेक्टर स्टार्ट नहीं होगा। जिन बोलता है मैं इस इमरजेंसी प्रोटेक्टर के बारे में तो भूल ही गया था, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे ऑरा रिएक्टर को खराब कर दिया तो मैं अब तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। जिन की इस हरकत से मैक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। और फिर मैक्स अपनी फायर कैनन की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो जिन के ऊपर बहुत सारे फायरबॉल को शूट कर देता है। वो सभी फायरबॉल जिन को जाकर लगते हैं, जिन्हें जिन अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। जिन गुस्से से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर अटैक करने की। ये बोलकर जिन जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है, क्योंकि मैक्स ने जिन डीमन वुल्फ को अपने सोल प्रिजन में कैद किया था। मैक्स उन सभी को बाहर बुला लेता है। मैक्स बोलता है ये कमीना मेरे हेल वाले गुस्से को दोबारा से जगा रहा है। इसके बाद हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुमिंग ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर हमने दूसरे फ्लोर के नेटवर्क को रिस्टोर कर दिया है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर पूछता है तीसरे फ्लोर का क्या हुआ। हुमिंग उससे बताती है हम तीसरे फ्लोर का नेटवर्क रिस्टोर कर रहे हैं, उसमें 30 मिनट और टाइम लगेगा। ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलता है सिक्योरिटी टीम को दूसरे फ्लोर के ऊपर भेज दो और उन्हें तीसरे फ्लोर के एंटर गेट के ऊपर खड़े रहने के लिए बोल दो। ये सुनकर हुमिंग बोलती है ठीक है ब्रांच मैनेजर। ली भी वहीं पर आराम से कॉफी पी रहा होता है। वो ब्रांच मैनेजर से बोलता है ब्रांच मैनेजर आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, वो सभी लोग अवेकनर और हंटर हैं तो उनको कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर होंगमा क्लैन के लीडर हुआंग जुन को ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वहाँ पे एम्प्लॉयर क्यूचैंग भागती हुई आता है। वो ब्रांच मैनेजर के कान में आकर उसे बताता है मुझे अभी अभी एक कॉल आया और उसने मुझे बताया कि दूसरे फ्लोर के ऊपर एक बंदे की मौत हो गई और काफी सारे बंदे घायल हैं। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। ब्रांच मैनेजर को इतना हैरान देखकर ली और हुआंग जुन दोनों सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हम एक न्यूज का सीन देखते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, अभी भी हंटर लाइसेंस टेस्ट का वीडियो ट्रांसमिशन ठीक नहीं हुआ है। इस न्यूज को मैक्स का दोस्त चानहो देख रहा होता है। चानहो बोलता है ये वही जगह नहीं है जहाँ पर मैक्स टेस्ट दे रहा है। ये बोलकर चानहो अपने कोट को पहन लेता है और चानहो बोलता है मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद सीन वापिस से जिन पे आता है, जहाँ पर जिन मैक्स से जान बचाकर भाग रहा होता है। जिन बोलता है वो नंबर 104 वो तो एक मॉन्स्टर है और तभी मैक्स एक लेजर फायर शूट करता है, जिससे जिन का एक पैर कट जाता है। जिन दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर धड़ाम से करके नीचे गिर जाता है। जिन अपने पैर की तरफ देखते हुए बोलता है मेरे पास खुद को हील करने का बस लास्ट मौका बचा है, उसके बाद मैं खुद को हील नहीं कर पाऊंगा। और तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स देखता है कि जिन का पैर अपने आप ठीक हो रहा है। मैक्स जिन से बोलता है मैंने सुना है कि कीड़ों को काटने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है और मुझे लगता है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है। जिन मैक्स को देखकर वहीं पर चिल्लाने लग जाता है और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका नेटवर्क ठीक हो जाता है। वो सभी देखते हैं कि जिन मैक्स के सामने झुका हुआ है। ये देखकर ली हैरानी से बोलता है फिर वहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ जिन कांपते हुए मैक्स से बोलता है प्लीज भाई मुझे माफ कर दो, मेरे पास खुद को हील करने का बस लास्ट मौका बचा है, प्लीज मुझे मत मारना। ये सुनकर मैक्स बोलता है तो क्या तुम्हारे पास खुद को हील करने का अभी भी एक मौका बचा है? ये देखने के लिए मुझे तुम्हें बीच में से काटना होगा। ये सुनकर जिन की फट जाती है। जिन मन में सोचता है अगर इसने मुझे बीच में से काट दिया तो मेरी वुड गोलम की रिकवरी पावर मुझे
तुझे हील करने के लिए काफी नहीं होगी। और तभी मैक्स को अपने बगल में कुछ दिखाई देता है। मैक्स बोलता है वो तो देखने में कैमरे की तरह दिख रहा है, क्या वो कैमरा काम कर रहा है? और फिर मैक्स जिन से बोलता है अगर तुम मेरे 3 सवालों के जवाब सही दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर जिन बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? मैक्स बहुत ही स्पीड से अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए जिन के सिर के ऊपर रख देता है और जिन से बोलता है लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा। तो मेरा पहला सवाल ये है, इस टेस्ट एरिया में जो भी हंगामा हो रहा है क्या वो सब तुमने मचाया है? ये सब कंट्रोल रूम में ली सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बाकी सभी लोग सीरियसली लुक के साथ जिनको देखने लगते हैं। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।